तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज हम जो क्लास 12th की बायोलॉजी है उसका जो मानव जनन चैप्टर है उसके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं बेटा। वन बाय वन उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए वन बाय वन को करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बेटा आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। देखिए लिखा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है कि नर के द्वितीयक यानी कि गौण जो लैंगिक लक्षण होते हैं उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है कि नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उस पर आपको बेटा टिप्पणी लिखनी है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को ही क्या बोलते हैं बेटा, यौनारंभ कहते हैं। और इसकी आयु जो पुरुषों में होती है वो 14 से 16 वर्ष तक होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होंगे, तो किसी भी प्राणी के जनन करने के योग्य हो जाने को ही क्या बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं। और इसी की आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष तक होती है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है इस अवस्था में पुरुषों के लक्षणों में कुछ जो है बेटा महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं जिन्हें हम लोग गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण क्या आते हैं बेटा, बदलाव आते हैं जिन्हें हम लोग गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ठीक है मीन्स की जो बदलाव आते हैं उन्हीं को हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। आगे देखेंगे बेटा, ये लक्षण निम्न है। तो ये भाई कौन कौन से लक्षण होते हैं, देखिए लिखा हुआ है कि ये लक्षण द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण निम्न है। तो पहला बेटा, चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं। मीन्स कि इससे पहले तक रोए होते हैं और रोम जो होते हैं बेटा वो शरीर पर पूरे बाल का रूप धारण कर लेते हैं। यानी चेहरे व शरीर पर बाल उग जाते हैं, दाढ़ी वगैरह आ जाना ना चेहरे पर। स्वर बेटा भारी हो जाता है, जो वॉइस एकदम सुरीली होती है वो धीरे धीरे भारी होने लगती है। वृषण कोष यानी जो टेस्टिस होते हैं और पेनिस यानी सीसन के आकार में वृद्धि हो जाती है। मीन्स जैसे आपकी बॉडी वृद्धि करती है वैसे ही टेस्टिस और पेनिस भी वृद्धि करने लगते हैं। आगे देखिएगा बेटा, जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं तो उसमें बेटा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। 14-16 वर्ष की आयु में शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण भी क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है बेटा। उसके साथ साथ अस्थियां व पेशियां जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं एवं कंधे चौड़े हो जाते हैं। यानी अस्थियां और पेशियां जो होंगी वो आपकी मजबूत हो जाएंगी, कंधे चौड़े हो जाएंगे और शरीर की जो लंबाई होती है बेटा वो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है बेटा कि प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर मैंने लिया है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव के जो शुक्राणु होती है बेटा उसकी संरचना क्या करना है, यहाँ पर वर्णन करना है। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर चित्र ऐड ऑन नहीं किया बट मैं आपको चित्र थोड़ा सा बना के बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे होता है बेटा अग्रभाग। अग्रभाग में यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। उसका बेटा यहाँ पर उसका एक जो है कवर लगी होती है। बीच वाला भाग यहाँ पर ऐसे 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 बेटा कुछ यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भाग होता है अगला वो पुच्छ वाला भाग होता है, कुछ यूँ पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसा होता है इसका चित्र। तो ये वाला जो अग्र भाग होता है बेटा, अगर बात करें इस भाग की तो ये वाला भाग शीर्ष भाग कहलाता है, ये वाला भाग मध्य भाग और ये वाला जो भाग होता है वो पुच्छ भाग कहलाता है। शीर्ष भाग जो होता है बेटा ये क्या करता है, इसमें यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, इसमें डीएनए वगैरह पाया जाता है। मध्य वाला जो भाग होता है इसमें वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, शुक्राणु को जो है गति करने में एनर्जी प्रदान करता है। जो टेल होता है पूंछ, तो पूंछ की सहायता से शुक्राणु तैरता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो क्वेश्चन था हमारा मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए, तो वो हम पढ़ेंगे कि शुक्राणु 3 भागों में कैसे विभेदित होता है और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है शीर्ष में कि शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ घुंडीदार होता है। जो शुक्राणु होते हैं उनका शीर्ष जो होता है वो प्रायः क्या होता है बेटा, फूला हुआ होता है और घुंडीदार होता है। परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा और दंडनुमा होता है। यानी कुछ जंतुओं में यह लंबा और दंडनुमा होता है। इसमें जो है बेटा केंद्रक स्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गाल्जी काय की बनी एक क्रोमोसोम नामक जो है टोपीनुमा क्या होती है, संरचना होती है बेटा। ठीक है, जो जल अपघटनी एंजाइमों का श्रावण करती है और अंडाणु की भित्ति को क्या करती है, नष्ट करके निषेचन संपन्न करती है। यानी जो शुक्राणु होता है तो वो बेटा उसमें क्या होता है, शीर्ष भाग, तो अंडाणु की भित्ति को नष्ट करके निषेचन की प्रक्रिया को जो है संपन्न करती है। और इसी के अंदर केंद्रक और कोशिका द्रव्य भी भरा होता है किसके, शीर्ष के अंतर्गत। अब बात करें बेटा मध्यखंड की, यहाँ पर देख सकते हैं आप मध्यखंड में क्या होता है, यह जो होता है बेटा
केंद्रीय पतला एवं दंडनुमा भाग होता है। जो छोटी सी ग्रीवा यानी नेक द्वारा सिर से जुड़ा होता है, बीच में थोड़ी सी ग्रीवा पाई जाती है, उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। मध्य खंड में क्या होता है बेटा, अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। मध्य खंड में जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी मध्य खंड में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में क्या होता है बेटा, दो तारक केंद्रक स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आगे दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। अगला बात करें बेटा पुच्छ की, तो देखिए क्या है लिखा है, यह प्रायः लंबी, कोड़ेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। ठीक है, यह पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करते हैं। यह प्रायः क्या होती है बेटा, लंबी, कोड़ेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करता है। अगला बात करें बेटा मानव अंडाणु की संरचना, है ना। तो प्रश्न 3 देखेंगे, मानव अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि मानव अंडाणु जो संरचना होती है बेटा उसका सचित्र वर्णन करना है। देखिए लिखा गया है उत्तर में कि मादा का अंडाणु जो होता है लगभग गोलाकार एवं 0.1 मिमी व्यास का होता है। कौन, मादा का अंडाणु। और अंडाणु के मध्य में जो होता है बेटा अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, मादा के अंडाणु की बात हो रही है, जो द्रव्य संचित करके थोड़ा सा फूल जाता है। और अंडाणु में के कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, ये सब पाए जाते हैं। अंडाणु कोशिका कला से घिरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, पीतक कहते हैं। ठीक है, पीतक कला के बाहर एक पारदर्शी अकोशिकीय कला जोना पेलुसिडा होती है। ठीक है बेटा, ये किसका हो गया, मानव अंडाणु का। अगला आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है प्रश्न नंबर 4 कि अपरा क्या होती है और इसके प्रमुख कार्य लिखिए। यानी क्या है प्लेसेंटा, अपरा क्या है बेटा, इसके प्रमुख यहाँ पर कार्य आपको लिखने हैं। चलिए बताते हैं अपरा क्या है बेटा। आंसर में देखें तो लिखा है अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भमात्रक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्रदान करता है। मीन्स क्या है समझिए बेटा कि जब बेबी होता है माँ के पेट में तो उस दौरान जो है उसको भोजन वगैरह कैसे प्राप्त होगा, तो यह कार्य कौन करता है, यह कार्य अपरा करता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि यह अंग गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। यह क्या करता है बेटा, अंग जो होता है गर्भाशय तथा भ्रूण के रसांकुर से जुड़कर भ्रूण को क्या करता है, गर्भाशय की दीवार से जोड़ देता है। और यह जुड़ाव क्या होता है, अपरा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा, अपरा के रसांकुर गर्भाशय की दीवार में धंसे होते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, अपरा के जो रसांकुर होते हैं वो गर्भाशय की दीवार में धंसे हुए होते हैं। और अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। यानी जिस दिन फर्टिलाइजेशन होगा निषेचन के 3rd वीक तक बेटा अपरा का निर्माण हो जाता है। उससे पहले क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है बेटा तो वहाँ पर रसांकुर छोटे छोटे लगे होते हैं, तो उन रसांकुर के द्वारा भ्रूण को पोषण दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा है, अपरा के रसांकुर गर्भाशय की दीवार में धंसे हुए होते हैं और अपरा का निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह तक हो जाता है। अपरा में मातृ रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियाँ अलग अलग होती हैं। जो अपरा होता है उसमें मातृ रुधिर एवं भ्रूण रुधिर वाहिनियाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिससे दोनों का रुधिर आपस में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा अपरा के कार्य लिखा गया है, तो क्या होते हैं अपरा के कार्य, लिखा गया है अपरा के कार्य, है ना। तो अपरा के द्वारा विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो अपरा होता है उसके द्वारा जो विकसित हो रहा भ्रूण है तो उसको पोषण और ऑक्सीजन वगैरह प्राप्त होता है। आगे लिखा गया है अपरा द्वारा CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। यानी जो अपरा हो बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है और उसके साथ साथ अन्य उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा क्या करते हैं, माता के रुधिर में चले जाते हैं। इसलिए अपरा जो होती है वो किसमें, उत्सर्जन में भी क्या होती है, सहायक होती है। अगला देखेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। जो अपरा होती है वो चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों को भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है। यानी अपरा जो होती है जो लाभदायक पदार्थ हैं तो उनको तो भ्रूण में प्रवेश करने देगा, किंतु हानिकारक पदार्थों को भ्रूण में प्रवेश करने से रोकता है। तो अपरा आप एक तरह समझ लीजिए कि सुरक्षा तंत्र का भी कार्य करती है। जैसे मान लीजिए आप भाई अपरा से आवश्यक पदार्थ अंदर तो जा सकते हैं परंतु जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो नहीं जा सकते। ठीक है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी अपरा द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो गर्भावस्था बनाए रखने में बेटा और शिशु के जन्म में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने जो आपको आज का बताया बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना,
क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।